हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस लॉ। ठीक है, इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं पहले ये बोलूँगा आपसे कि आप पहले मेरे ऐसे प्रीवियस वीडियो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे उसको जाके समझें अच्छे से, देन आप गॉस लॉ को पढ़ें। ठीक है, तो आपको गॉस लॉ क्या होगा फिर अच्छे से समझ में आएगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर रहेंगे। ठीक है, फॉर सपोर्टिंग माई जर्नी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ। ठीक है, तो आप जानते हो जैसे जो फिजिक्स में जितने भी लॉज होते हैं क्या होता है उनका सबका क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, लॉज क्या होते हैं हमारे, लॉज का क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। तो लॉज का गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे समझते हैं इसको। गॉस लॉ का स्टेटमेंट है हमारा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब हम अगर इसको मैथमेटिकल वे में लिखें, ठीक है, मैथमेटिकल वे क्या होगा हमारा, द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये जो साइन है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है क्लोज्ड सरफेस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा क्लोज सरफेस को, और ये किसका साइन है, हमारा इंटीग्रल साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो E होता है वो क्या होता है, E इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो E है यहाँ पे वो क्या है हमारा, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके, और यहाँ पर हमारा जो Q इन है, Q इन क्या है, इट इज बेसिकली द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे हम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ स्टेटमेंट लेते हैं और उसको ट्रू और फॉल्स के बेसिस में समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि फाई नेट इज इक्वल टू 0, मैंने बोला आपको फाई नेट इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट E is also 0. Now tell me, this statement is true or false? ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फाई नेट का मतलब क्या है कि हमारा जो नेट चार्ज है वो क्या है, इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस क्या है, 0 है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, बिकॉज चार्ज तो हो सकता है गॉसियन सरफेस के आउटसाइड भी प्रेजेंट हो। तो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज ये तो हमारा इनसाइड के लिए भी है और आउटसाइड के लिए भी है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमने लिया कि E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन गॉसियन सरफेस, everywhere on Gaussian surface, this implies that phi net is equal to 0. Now tell me, this statement is true or false? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है गॉसियन सरफेस पे अगर वो 0 है तो हम बोलेंगे फाई नेट भी क्या होगा, 0 होगा। भाई बिल्कुल सही है, आप स्टेटमेंट देखो, अगर यहाँ पे आप E को 0 कर दोगे तो हमारा सिमिलरली Q इन भी क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब नेट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब एक और ले लेते हैं, चलो इसी का, अगर मैंने बोला E इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर on Gaussian surface, this implies that Q in is equal to 0। यार ये स्टेटमेंट तो देखा जाए इसी का सिमिलरिटीज है दोनों में, मतलब अगर फाई नेट 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, हमारा Q in भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, हमारा ट्रू है। क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं Q in is equal to 0, this implies that E is equal to 0. Now tell me, this statement is true or false?
अरे यार वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इन जीरो है, मतलब इसका मतलब फ्लक्स जीरो है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी मीन्स फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, ठीक है, एक लास्ट स्टेटमेंट और ले लेते हैं इसको समझने के लिए कि क्यू इन इज इक्वल टू जीरो, क्यू इन इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट फाई नेट इज इक्वल टू जीरो। नाउ टेल मी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो, बताओ। मतलब हमने बोला कि अगर नेट चार्ज इनक्लोज जीरो है तो यार जानते ही हो कि फ्लक्स क्या होगा हमारा, जीरो होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा है हमारा, ट्रू, ठीक है। तो जहां तक है आपको गॉस लॉ का एक बेसिक आइडिया समझ में आया होगा कि गॉस लॉ हमारा क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, लॉस क्या कहना चाह रहा है एक्चुअल में, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस गॉस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस को समझते हैं, ठीक है। ओके, तो एप्लीकेशन समझते हैं अपन लोग यहाँ पे। ओके, चलो, तो गॉस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है देखो वो क्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक इनफाइनाइट रॉड है, ठीक है, और उस इनफाइनाइट रॉड के लिए आपको इस पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो एक बेसिक मेथड ये है कि हम इसमें से छोटा सा एक एलिमेंट कट कर लें, उस एलिमेंट के लिए क्या लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें, फिर उसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, उसकी लिमिट्स रख दें, ठीक है। तो एक तो बेसिक मेथड ये है, बट ये जो मेथड्स है बेसिक मेथड ये बहुत ही लेंदी है। बट अगर हम इसमें क्या यूज करें, गॉस लॉ यूज करें, तो ये क्वेश्चन जस्ट फ्यू सेकेंड्स का मतलब क्वेश्चन है देखा जाए तो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं कि गॉस लॉ हम किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। तो आप जब गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जब उस केस में आप क्या लगा सकते हो, गॉस लॉ लगा सकते हो। तो पहला जो है हमारा, सबसे पहला होता है इसमें कि हमें एक सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, सिमेट्री। तो हम सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा, आइडेंटिफाई सिमेट्री, ठीक है, आइडेंटिफाई सिमेट्री एसोसिएटेड विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाई सिमेट्री एसोसिएटेड विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि आपको हर पॉइंट पर, देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर ई डॉट डी ए। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको एंगल भी पता होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तभी तो यार आप इसको सॉल्व कर पाओगे इंटीग्रेशन को, है ना। तो आपको हर पॉइंट पे एंगल पता होना चाहिए बिटवीन ई एंड ए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा हमारा उसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंगल बिटवीन ई एंड डी ए, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज नोन एट एवरी पॉइंट ऑन गॉसियन सरफेस। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, आप लगा सकते हो इसको। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जब आप गॉस लॉ जो ले रहे हो, ठीक है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहना चाहिए हमारा, बिकॉज हर पॉइंट पे अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा तो सोचो ये इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना बहुत ही टफ हो जाएगा। तो हम लोग थर्ड जो पॉइंट है, ई क्या रहना चाहिए, ई इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर दी गॉसियन सरफेस।
अब अगर ये सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, इसका मतलब कि अब हम गॉस लॉ लगा सकते हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉस लॉ, उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है उसमें क्या करना है हम लोग को, गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ क्या होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ तक है, ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ये सिमेट्री जो हमने बोला है कि ये सिमेट्री क्या होता है, ये क्या होता है सिमेट्री। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे मेनली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें हम लोग 3 टाइप की सिमेट्री यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले उन सिमेट्री को समझ लेते हैं, क्या सिमेट्रीज होती हैं हमारी। ठीक है, तो पहली जो सिमेट्री होती है वो होती है हमारी स्फेरिकल सिमेट्री। दूसरी होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री, और तीसरी होती है प्लेनर सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेनर सिमेट्री जैसे आप कोई मतलब इसमें एक क्यूब कंसीडर कर सकते हो, है ना। प्लेनर सिमेट्री के केस में क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस को एक क्यूब मान सकते हैं। सिलेंड्रिकल में आपको समझ में आ ही रहा है कि हमें क्या ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं गॉसियन सरफेस को। और स्फेरिकल में क्या ले सकते हैं हम लोग, कंसीडर कर सकते हैं एक स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं एज अ सिमेट्री। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि यही 3 सिमेट्री लगनी है बेसिकली, इनके बेसिस पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो कौन सी सिमेट्री जो है कहाँ पे वैलिड होगी उसको समझते हैं अब हम लोग अच्छे से। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मैंने आपसे बोला कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद ड्यू टू पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉस लॉ। किसकी हेल्प से निकालना है, यूजिंग गॉस लॉ। तो अपन लोग अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। चलो ये ले लिया हमने, ये हमारा पॉइंट चार्ज हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसमें से कौन सी वाली सिमेट्री लें। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट चार्ज है, और मान लो मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E at P। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो है मान लो R है, आपको दे रखी है। ठीक है, तो हम कौन सी सिमेट्री कंसीडर करें। क्या हम सिलेंडर कर सकते हैं, जी बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज सिलेंडर के केस में ना तो एंगल ही पता होगा और ना ही इस पे क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको क्यूब दूं तो आप क्यूब भी कंसीडर नहीं कर सकते हो, बिकॉज हर पॉइंट पे एंगल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे एरिया वेक्टर। बिकॉज इसमें क्या होगा, एरिया वेक्टर तो इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, और जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कुछ ऐसे जाएगा, तो एंगल्स हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो अगर हम बात करें, ना तो इसके लिए वैलिड है हमारा ये, और ना ही इसके लिए वैलिड है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्या था स्टेटमेंट कि आइडेंटिफाई द सिमेट्री। तो इसका मतलब अब हम इसको कंसीडर करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्फीयर कंसीडर करें, मान लो ये हमारा मान लो स्फीयर है, गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हमने इसको। अब देखते हैं कि हमारी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या थी कि भाई एंगल बिटवीन E एंड A इज नोन एट एवरी पॉइंट। तो देखो अगर हम बात करें, मान लो इसी पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ E क्या होगी, ये वाली होगी। क्या इस पूरी गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, बिल्कुल है भाई, डिस्टेंस सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, E इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q पे डिपेंड करता है और R पे डिपेंड करता है। वो तो क्या है गॉसियन सरफेस पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो E पता चल गया। क्या हमें एंगल पता है हर पॉइंट पे E और A में, देखो चाहे आप यहाँ पे लो आप, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ E ये वाली होगी, और इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों चीजें मिल गई कि भाई हमें इनके बीच में एंगल भी मिल गया, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है ऐसे केस में। ठीक है, अब जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तब हम क्या लगा सकते हैं, हम अपना गॉस लॉ इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके केस में लिखते हैं, चलो ठीक है। तो गॉस लॉ क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे एंगल कितना है ई और ए के बीच में, तो आप जान रहे हो कि भाई जो थीटा की वैल्यू है वो तो जीरो है। क्या है थीटा की वैल्यू? जीरो। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस जीरो इज इक्वल टू, अब चार्ज कितना इनक्लोज किया हमारी गॉसियन सरफेस ने, कि क्यू चार्ज इनक्लोज किया, तो दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इंटीग्रल के अंदर ई भी आ रहा है, तो ई आप जानते हो ई क्या है, कांस्टेंट है, और जो टर्म हमारी कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन से क्या ले लेंगे हम लोग बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, हमें क्या करना है, पूरा स्फीयर कवर करना है, तो जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, जीरो से लेके कहाँ तक जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर तक जाएगी, तो 0 to 4 पाई आर स्क्वायर, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, ए होता है, तो क्या आ गया आंसर, ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई आ गया हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो आपको जहाँ तक है मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत सिमेट्री समझ में आया होगा कि हमें कैसे सिमेट्री लेनी है और हमें कहाँ पे सिमेट्री वाले केसेस लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब और भी एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे डिस्कस करेंगे जो hमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और जो हमारे पेपर में भी आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। शेल जानते होंगे आप सब लोग, शेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे निकालना सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। चलो तो देखो, अब हमने क्या किया, हमने चार्ज लिया और इस स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। इस चार्ज को हमने किस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हॉलो स्फीयर पे। अब ये वाला जो, ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक और चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट आपको बतानी थी कि जैसे अगर हमें कभी बोला गया है कि कोई भी चीज़ कंडक्टिंग है, क्या है, कंडक्टिंग, तो कंडक्टिंग के केस में अपने को क्या रखना है कि जो चार्ज है पूरा पूरा कहाँ चला जाता है, हमारा सरफेस पे, ठीक है। कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो ये वाला जो मैं करा रहा हूँ ये दो चीज़ों के लिए वैलिड है, एक तो स्फेरिकल शेल के लिए वैलिड है, दूसरा मैं बोल सकता हूँ, इसी में एक स्टेटमेंट ऐड करता हूं, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही सही है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल, बिकॉज दोनों ही केसेस में जो चार्ज है पूरा का पूरा कहाँ रहेगा, हमारा सरफेस पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब अपन लोग अब इसको ट्राई करते हैं। तो चार्ज हमारा यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है हमारे गिवन है वो है हमारी r, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे दो केसेस हमसे पूछे जा सकते हैं कि भाई स्फीयर के अंदर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्फीयर के बाहर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, चलो पहला वाला केस कि इफ r इज लेस देन कैपिटल R, आपको उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो मैंने पूछा कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सिमेट्री वाले केसेस में देखें तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, भाई स्फीयर है तो यहाँ पे सिमेट्री भी कौन सी यूज़ होने वाली है, हमारी स्फेरिकल सिमेट्री होने वाली है, ठीक है। तो हमने इसके लिए क्या किया, एक स्फेरिकल सिमेट्री बना ली, दिस इज द गॉसियन सरफेस। इसको हमने क्या कंसीडर किया, गॉसियन सरफेस फॉर द केस ऑफ r लेस देन r, ठीक है। तो अब हम गॉस लॉ लगाते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो क्यू इन है
सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, हमारा सरफेस पे चला गया। तो जो क्यू इन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो भाई जब ये 0 हो गया तो ई वी क्या आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज जब आप इसे ओपन करोगे तो ई क्या हो जाएगा, हमारा 0। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0। कितना होता है, हमारा 0 होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में, इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो इस केस में क्या होगा, हमें जो गॉसियन सरफेस है, हमें मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो हमें गॉसियन सरफेस भी कहाँ चूज करनी होगी इस केस में, आउटसाइड हमें कंसीडर करनी होगी। चलो तो इसको आउटसाइड ले लेते हैं गॉसियन सरफेस को। ये है हमारी, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये है हमारी, दिस इज द गॉसियन सरफेस। ओके, तो यहाँ के केस में लगाते हैं गॉस लॉ। क्या होता है गॉस लॉ, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, यहाँ पे कितना चार्ज इनक्लोज किया, इसने क्यू चार्ज को इनक्लोज किया, ठीक है। और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वही हमारा पुराना वाला 4 पाई आर स्क्वायर, तो लिख देते हैं अपन लोग, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया हमारा, ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर फॉर आउटसाइड। मान लो यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों ही चीज़ें कर ली कि इनसाइड भी पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, आउटसाइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा विद द हेल्प फॉर सेल। अब यहाँ पे इसको याद रखने के लिए क्या करें, ठीक है, तो याद रखने के लिए बहुत ही ईजी है कि भाई शेल है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इसके अंदर चार्ज तो रुकने वाला है नहीं, चार्ज पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ने तो कोई चार्ज इनक्लोज ही नहीं किया, अगर चार्ज ही इनक्लोज नहीं किया तो ई क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और जब बाहर के लिए निकालना है तो हम देखो जो सिमिलरिटी यहाँ है वही सिमिलरिटी हमारी यहाँ भी, पॉइंट चार्ज के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा था और इस केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो अपन लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास अगर स्फीयर है और कहीं पे हमें आउटसाइड पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं। क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो समझ में आया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हमें इजीली चीज़ें याद भी रहेंगी, ठीक है। तो जहाँ तक सबको समझ में आया होगा, स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालना है ना। चलो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम उसके बारे में बात करते हैं। E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब बात करते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड के स्फीयर की। देखो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, चार्जेस को आपने जहाँ पे भी रख दिया है ना, चार्जेस आपने जहाँ पे भी रख दिया हमारा वहीं पे रहा रहेगा, और यहाँ पे हमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा दिया गया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो आप कभी भी गॉस लॉ नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते, बिकॉज अगर नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज करेगा। तो हम तभी लगा सकते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जब हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको। ये मान लो आपका हो गया सॉलिड स्फीयर, जिसमें ये है गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे भी दो केसेस बन सकते हैं, पहला इनसाइड और दूसरा आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या है, आपको दो गॉसियन सरफेस लेनी होगी, एक इनसाइड के लिए लेनी होगी और एक कहाँ के लिए लेनी होगी, आउटसाइड के लिए। तो चलो पहले इनसाइड के लिए बात कर लेते हैं, बिकॉज आउटसाइड बहुत ही ईजी है, हम एक वन टाइम में आपको बता देंगे, ठीक है। तो मान लो ये चार्ज है Q, हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूट दिया हुआ है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा।
तो अब बात करते हैं हम लोग, इसकी जो रेडियस है हमें गिवन है r। तो हम लोग पहला केस ले लेते हैं, इफ r इज लेस देन कैपिटल R, r इज लेस देन कैपिटल R। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि गॉसियन सरफेस हमें कहाँ लेनी है, इसके अंदर चूज करनी है। तो चलो हमने इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस को चूज कर लिया, ये होगी हमारी गॉसियन सरफेस। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जिसकी रेडियस हमने मान ली कि हमारी स्मॉल r है। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये तो Q जो चार्ज है वो पूरे स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मतलब इसके अंदर जो चार्ज होगा हमें वो कंसीडर करना होगा। Q इन क्या होता है हमारा, दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा के बारे में, रो के बारे में बात करें, बिकॉज इसमें क्या है, सॉलिड में क्या होगा, चार्ज पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप जानते हो रो क्या होता है हमारा, Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। Q डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। चलो तो अब हमें रो मिल गया, ठीक है, हमें इसकी रेडियस पता है, तो हम लोग Q इन निकाल लेंगे यहाँ से आराम से, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। क्या इस गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा? हाँ भाई बिल्कुल कांस्टेंट होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल है सारा का सारा केसेस। और डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीए तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, E इंटू 4 पाई स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर मतलब बिकॉज हम इस गॉसियन सरफेस के लिए लिख रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बात करते हैं Q इन की। तो Q इन क्या होगा हमारा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा सब लोग को अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि ये आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें इसे Q के टर्म्स में लिखना है तो इसकी वैल्यू रख दो। तो जब इसकी वैल्यू रखोगे आप तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया हमारा, E इज इक्वल टू आ गया, इसको कैंसिल करा हो जाएगा ये, ठीक है। तो आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाय आर क्यूब, R डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये समझ में आया सब लोगों को, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो तो ये हमारा हो गया इनसाइड के लिए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड के केस में क्या करना पड़ेगा आपको, गॉसियन सरफेस कहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, आउटसाइड। तो चलो आउटसाइड ले लेते हैं गॉसियन सरफेस इसी केसेस में, ठीक है। चलो तो ये हमने सेलेक्ट की गॉसियन सरफेस आउटसाइड। अब देखो यहाँ आउटसाइड वाले केसेस बड़े इजी होते हैं इन केस ऑफ स्फीयर। अरे आपको पता है इसने पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज किया होगा और सरफेस एरिया भी कितना हो जाएगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर डायरेक्ट लिख देते हैं तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दो। तो E इंटू 4 पाई, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो सिमिलर है भैया पॉइंट चार्ज के लिए। तो हाँ बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि हमें जब भी मैंने बताया किसी स्फीयर के आउटसाइड निकालना हो तो आपको क्या ट्रीट कर लेना है, एज अ पॉइंट चार्ज। कैसे ट्रीट कर लेना है, एज अ पॉइंट चार्ज। अगर हमसे यहाँ पे ग्राफ पूछा होता मान लो, ठीक है, तो देखो ग्राफ क्या हो जाता, जब हम इनसाइड थे, जब हम लोग यहाँ थे इनसाइड, तो देखो आर क्यू कॉन्स्टेंट, ये सारा का सारा कॉन्स्टेंट। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है हमारा, R। तो हम E और R के ग्राफ बना रहे हैं। तो जब हमारा R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा तो ये जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे बोले पहुंचे, ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, पैराबोलिक हो जाएगा। बिकॉज इस केस में जो E है वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो E है वो क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर।
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, चलो अब इस केस के लिए भी ग्राफ बना ही लेते हैं ना, जब हमने ग्राफ भी डिस्कस किया है। तो इसके केस में क्या था, शेल के केस में जो E इनसाइड था वो कितना था, 0 था। ठीक है, एंड आउटसाइड क्या था हमारा, E की वैल्यू क्या थी, इसको हम यहाँ पे स्मॉल r कर लेना इसको, बिकॉज ये स्मॉल r है, वेरिएबल है। हम जितना बाहर जाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारा कम होता चला जाएगा। तो इस केस में जो ग्राफ आएगा देखो वो कैसा आएगा आपका, कि जब हम r इज इक्वल टू r पर हैं तो जब तक हम अंदर रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही हम R से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा हमारा, पैराबोलिक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इजीली ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मेरे पीछे वाले लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हमने फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक।